बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करेंगे। और स्टार्ट करते हैं आपके साथ जो करंट पहला क्वेश्चन है कि करंट इज़ फ्लोइंग नॉर्थ इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट पॉइंट्स वेस्ट। ठीक है, तो मतलब करंट जो है वो एक वायर में नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो आपको कैसे गिवन है, वो नॉर्थ की तरफ गिवन है। और मैग्नेटिक फील्ड जो आपको गिवन है वो वेस्ट की तरफ गिवन है। ठीक है, तो इस पे अगर आप लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल अप्लाई करें और करंट को नॉर्थ की डायरेक्शन में कर दें और मैग्नेटिक फील्ड को वेस्ट की डायरेक्शन में कर दें, तो आपका जो थंब होगा वो अपवर्ड की तरफ पॉइंट करेगा। मतलब जो आपका करेक्ट ऑप्शन आपके साथ होगा वो आपके साथ बीटा होगा, अ फोर्स अपवर्ड। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैविंग करंट flowing in them in the same direction, the force between the wires is। स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ दो वायर्स हैं मिसाल के तौर पे और दोनों वायर्स में करंट की जो डायरेक्शन है वो दोनों आपके साथ सेम है, ठीक है, तो हम ज़रा इस पे इन दोनों वायर्स पे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ग्रिप रूल, इस टॉप वायर की मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ऊपर से निकलेंगी तो ऊपर से डॉट्स आ जाएंगे और नीचे की तरफ ये टर्मिनेट होंगी तो उस पे क्रॉसेस आ जाएंगे। इसी तरह इस दूसरे वायर में भी ऊपर आपके साथ डॉट्स आ जाएंगे और नीचे आपके साथ क्रॉसेस आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड बनी है, एक क्रॉसेस है एक डॉट्स है। क्रॉसेस का मतलब लाइंस जा रही हैं, डॉट्स का मतलब लाइंस आ रही हैं। तो मतलब दरमियान में फील्ड क्या हो गया है, दरमियान में फील्ड वीक हो गया है, जबकि एक्सट्रीम्स पे जो फील्ड था वो कम से कम दरमियान की फील्ड के मुताबिक वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। और स्टूडेंट्स याद रखिए, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन की तरफ होता है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों वायर्स पे जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा उसकी वजह से ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका अल्फ़ा होगा। और ये यहीं से ये दो एमसीक्यूज़ आप अपने जहन में रखें कि जब करंट सेम डायरेक्शन में जाएगी सो द वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो देन द वायर्स विल रिपेल ईच अदर। स्टूडेंट्स, 1 वेबर इज़ इक्वल टू, वेबर जो है ये आपके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वो आपके साथ B.A है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला आपके साथ क्या है, B.A। तो B का यूनिट आपके साथ जो है वो टेस्ला हो गया और A का यूनिट आपके साथ हो गया मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये टेस्ला जो है ये फर्दर किसकी इक्वल है, टेस्ला इक्वल है न्यूटन पर F डिवाइडेड बाय IL, तो न्यूटन पर मीटर इंटू एम्पेयर और साथ में ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके साथ वेबर इक्वल हो जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर और न्यूटन मीटर पर एम्पेयर ये ऑप्शन आपके साथ ऑप्शन नंबर डेल्टा में मौजूद है। नेक्स्ट आपके साथ MCQ नंबर 4 है, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इफ़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेक्टर एरिया इज़। स्टूडेंट्स, आपके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला है जो कि B.A है और ये फार्मूला इक्वल होता है BA cos थीटा के, BA
कॉस थीटा, और आपको पता है कि जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपके साथ मैक्सिमम होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके साथ जो है क्वेश्चन नंबर 4 का अल्फ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, एम्पियर्स लॉ इज़ अप्लाइड ओवर ओनली। तो स्टूडेंट्स, एम्पियर्स लॉ के लिए हमने कहा था कि ये क्लोज पाथ पे अप्लाई होता है, गॉस लॉ क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है, और एम्पियर्स लॉ जो है ये क्लोज पाथ पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट आपके साथ क्वेश्चन है, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलोनाइड इज़ डबल्ड विदाउट any change in the length of the solenoid, its self inductance become। स्टूडेंट्स, वैसे तो इस पूरे चैप्टर में हमने सेल्फ इंडक्शन जो है उसकी बात नहीं की। ये एमसीक्यू जो है इसका ताल्लुक़ चैप्टर नंबर 4 के साथ है और वहाँ पे हम इसकी बात करेंगे, लेकिन ये बात फ़िलहाल जहन में रखें क्योंकि यहाँ पे आप ये एमसीक्यू आ गया है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और ये n स्क्वायर को मतलब टर्न्स डेंसिटी को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब स्टूडेंट्स आप नंबर ऑफ़ टर्न्स को डबल करते हैं तो उसके साथ टर्न्स डेंसिटी भी डबल हो जाती है, और जब टर्न्स डेंसिटी डबल हो जाएगी तो आपके साथ सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्ट ऑप्शन आपके साथ अल्फ़ा है। If a charge is at rest in a magnetic field, then the force on the charge is। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेटिक फ़ोर्स जो है फार्मूला के मुताबिक ये सिर्फ मूविंग चार्जेस पे एक्ट करता है। तो मैग्नेटिक फ़ोर्स का फार्मूला QVB sin थीटा है। अगर हम वेलोसिटी की जगह 0 पुट कर दें तो पूरा फैक्टर आपके साथ 0 हो जाएगा। इसका मतलब MCQ नंबर 7 में आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डेल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज़। स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि मैग्नेटिक फ़ोर्स जो होता है ये सिर्फ क्या रोल प्ले करता है, ये सेंट्रीपिटल की तरह रोल प्ले करता है, और ये कौन सा फ़ोर्स होता है, डिफ्लेक्टिंग फ़ोर्स होता है, और ये फ़ोर्स किसी किस्म का वर्क नहीं कर सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो वर्क की वैल्यू होगी वो आपके साथ 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द अर्थ नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल एक्ट्स एज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वर्ड जो है मैग्नेटिक पोल ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये नॉर्दर्न जियोमेट्रिक पोल की बात कर रहे हैं। और अर्थ के लिहाज से स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखें कि ये जो आपके साथ अर्थ का स्फीयर है, तो इस स्फीयर में एक तो आपके साथ ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और साउथ होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल जो आपके साथ नॉर्थ और साउथ होते हैं वो जो है इस तरह आप परपेंडिकुलर 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं। ये वाला आपके साथ नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वाला वेस्ट होता है, और नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। लेकिन आपको पता है कि अर्थ जो है ये एक बार मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है। तो अर्थ जो है ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और इसका जो जियोमेट्रिक नॉर्थ होता है वो असल में इसका मैग्नेटिक साउथ होता है, और जो जियोमेट्रिक साउथ होता है वो इसका मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये MCQ में आपसे क्या पूछा गया था कि अर्थ का जियोमेट्रिक नॉर्थ जो होगा वो असल में उसका मैग्नेटिक साउथ होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ यहाँ पे बीटा आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पोल पीसेस ऑफ द मैग्नेट इन गैल्वानोमीटर आर मेड कनकेव। स्टूडेंट्स, ये जो गैल्वानोमीटर में जो मैग्नेट आपके साथ होता है तो वो इस तरह का मैग्नेट बनाया जाता है। कनकेव वो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। स्टूडेंट्स, कनकेव नॉर्थ और साउथ पोल में एक तो जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो रेडियल बनती है। मतलब वो आपके साथ बिल्कुल जिस तरह रेडियस होता है जो सेंटर से गुज़रता है तो रेडियल बनती है,
और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रेटेड बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन अल्फ़ा भी ठीक है और ऑप्शन बीटा भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आपके साथ क्या हुआ, डेल्टा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल to galvanometer, the resulting circuit is known as ammeter। और स्टूडेंट्स उस स्मॉल रेजिस्टेंस का नाम क्या है, उस स्मॉल रेजिस्टेंस का नाम है शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा के हम गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू मेजर द वोल्टेज द वोल्टमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन। स्टूडेंट्स वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइसेस जितने भी होते हैं उनको सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि पैरेलल में ही वोल्टेजेस सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ आइडियल वोल्टमीटर इज़। स्टूडेंट्स ये दो बातें एमसीक्यूज़ के लिए याद रखिए कि आइडियल गैल्वानोमीटर क्या होता है। आइडियल गैल्वानोमीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है, और आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है, आइडियल वोल्टमीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। तो आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट क्यों होगी? स्टूडेंट्स आप सोचें कि ये एक सर्किट है और इसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है और इस सर्किट से करंट गुज़र रही थी, मिसाल के तौर पे कितनी, 3 एम्पेयर की, और इस सर्किट की जो रेजिस्टेंस थी वो लेट सपोज 3 ओहम की। तो स्टूडेंट्स इस रेजिस्टर पे कितना ड्रॉप होना चाहिए? इस रेजिस्टर पे ड्रॉप होना चाहिए 9 वोल्ट का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ फार्मूला क्या है, V इज़ इक्वल टू IR। अब हम ये 9 वोल्ट का जो ड्रॉप है ये हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने के लिए हम क्या कनेक्ट करते हैं, हम इसके साथ एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स वो वोल्ट मीटर जो है वो आपको 9 रीडिंग कभी भी नहीं देता। वो वोल्ट मीटर आपको इसलिए 9 रीडिंग नहीं देता कि वो इस सर्किट से थोड़ी सी करंट ड्रॉ कर लेता है। आप खुद सोचें कि मिसाल के तौर पे अब 1 एम्पेयर की करंट वोल्ट मीटर से गुज़र रही है और रेजिस्टर से अब कितनी करंट गुज़र रही है, 2 एम्पेयर की। तो वोल्टमीटर तो अब 2 3 जार किस वोल्टेज को मेजर करके बताएगा, 6 वोल्ट को, और उसे क्या बताना चाहिए था, 9 वोल्ट की मेजरमेंट करनी चाहिए थी। अब 9 वोल्ट की मेजरमेंट करने के लिए ज़रूरी बात यह है कि ये वोल्टमीटर जो है ये सर्किट से करंट ड्रॉ ना करें, ये सर्किट से करंट ना लें, और उसके लिए ज़रूरी बात क्या है कि इस वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस क्या हो, वो इनफाइनाइट हो, ताकि ये सर्किट से करंट ना लें। इसीलिए हम कहते हैं कि आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, वो इनफाइनाइट होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टॉर्क इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। स्टूडेंट्स टॉर्क का जो फार्मूला है जो हमने डिराइव किया था वो था NIAB। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स भी ज़रूरी है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट भी ज़रूरी है, और एरिया ऑफ द कॉइल भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा हो गया है। और ये आपके साथ थे चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के MCQs। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।